अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो जूनियर साइंस टीचर की जॉब्स हैं उसके लिए जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और हमने बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो इसको हम 3-4 लेक्चर्स में हम कंप्लीट बायोलॉजी जो उसके 12 एमसीक्यूज आने हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने ये जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो हासिल करने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और उसके अलावा वहाँ पे मैं आपके साथ क्विज़ेस और मॉक पेपर्स भी शेयर करता रहूँगा। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेल और इट्स डिवीजन है। बेसिकली दो टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में दिए हैं, एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरा सेल साइकिल। तो वो बेसिकली डिवीजन ही होती है सेल की, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास अमूमन दो सेल होते हैं, एक एनिमल सेल और प्लांट सेल। बाकी भी दूसरे भी हैं तो लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट की उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इन दोनों सेल्स को और बाकी सेल्स को भी हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल सेल जो है वो उसके कुछ ऑर्गेनेल्स आपके सामने आ रहे हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है और स्मूथ जो है वो माइक्रोट्यूबल्स हैं, न्यूक्लियस है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है, रफ है, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स है। इसी तरीके से हमारे प्लांट सेल हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपके सामने, इनको बारी बारी और डिटेल में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई सेल होता क्या है। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लिविंग थिंग का। लिविंग थिंग को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या जो पांचों किंगडम है उसमें से कोई भी लिविंग थिंग से, तो उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो हमारा सेल होगा। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। तो ये आपका एक एमसीक्यू है कि यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ वन सेल के बने हो। उसका एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया, एमोबिया वगैरह। मल्टीसेल्युलर मींस ऐसे जानदार, ऐसे लिविंग थिंग्स जो मोर देन वन सेल के बने हो, यानी कि उसमें हम भी इंक्लूडेड है, ह्यूमन से, प्लांट्स, एनिमल से, यानी कि वो हजारों करोड़ों सेलों के बने हुए, लेकिन वन से ज्यादा अगर दो सेल का भी कोई बना हुआ है, 3, 4, 5 जितने भी, तो उसको हम मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग कहेंगे या ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब ये सेल किसने डिस्कवर किया था? पहले रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 में। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और इसने डेड सेल को पढ़ा था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, कहाँ किस में किया था? वो कॉर्क में किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क, और वो डेड प्लांट मटेरियल था। ठीक है, और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसके बाद ये एंटोनी ने जो है वो लिविंग सेल को पढ़ा था। इसने कहाँ पढ़ा था? ये बैक्टीरिया, प्रोटिजा, यानी कि जो एनिमल जो सेल्स हैं उसमें इसने पढ़ा, या स्पर्म सेल्स को वगैरह। तो लिविंग जो सेल्स हैं वो इसने पढ़े थे और इसने ही आगे काम को स्टार्ट किया। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे ये प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। इसके जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो हम बारी बारी समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमल सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके अराउंड ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें एक स्मूथ होता है और एक जो है रफ होता है। स्मूथ का काम होता है ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, और जो रफ होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसके जो है ना राइबोसोम्स जो बनते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं और वहाँ पे वो सिंथेसाइज होते हैं। उसके अलावा ये आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बन रही होती है। ये गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी पहले, इसका काम क्या होता है? ये आपके पैकेजिंग का काम करता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो पार्सल्स आ रहे होते हैं उसको पैकेज कर रहा होता है और फिर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा होता है। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सेल डिवीजन के टाइम काम आते हैं। इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, वो जो है क्रोमेटिड्स को पकड़ते हैं और उनको खींच रहे होते हैं और सेल डिवीजन में उनको काम आते हैं। ये जो लाइसोसोम्स हैं ये होते हैं आपके सुसाइडल बैग्स, इसको कहा जाता है। ये टेररिस्ट होते हैं, यानी कि टेररिस्ट जो होते हैं ना इसके सेल के, वो लाइसोसोम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल उसको जो है ना ये डाइजेस्ट करते रहते हैं। अगर कभी ये टाइम आ जाए कि सेल अब काम का नहीं रहा है या वो खतरा है दूसरों के लिए, दूसरे सेल्स के लिए, तो फिर ये एक अटैक करते हैं, सुसाइडल अटैक करते हैं और पूरा सेल ही तबाह कर देते हैं। अच्छा, एनिमल सेल में आपकी यहाँ सेल वॉल नहीं होती, वो सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में होती है। और जो सेल वॉल होती है वो सेमी परमिएबल नहीं होती, यानी कि वो सारी की सारी परमिएबल होती है, उससे जो चीज गुजरना चाहे गुजर सकती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो है ना दूसरी चीज क्लोरोप्लास्ट होता है, जो बेसिकली काम करता है फोटोसिंथेसिस का। वहां पे ये साइट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ये जो वैक्यूल्स हैं ये एनिमल सेल में भी होते हैं, कभी अगर नहीं होते, अगर होते हैं तो वो छोटे छोटे बने होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें ये बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसका काम होता है स्टोरेज करता है वाटर को और दूसरी चीजों को। अब बारी बारी हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल थियरी।
तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं, या इसको आप 3 पोस्टुलेट्स भी कह सकते हो। पहला ये है कि हर जो चीज बनी हुई है, जो लिविंग थिंग्स है, वो सेल की बनी हुई है, यानी कि यहाँ एक सेल की या मोर देन वन सेल, बट इट इज मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ना लाइफ का, वो सेल है। यानी कि अगर जिंदगी स्ट्रक्चरली कोई चीज लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है, या फंक्शनली यानी कि वो फंक्शन कर पा रही है, कोई काम कर पा रही है, तो उसको करवाने के लिए जो यूनिट है वो सेल ही है। और जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है, यानी कि जो न्यू सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, ऐसे नहीं कि वो कहीं बाहर से आ सकते। अगर ऐसे होता तो लोग अपने जैसे दूसरे लोग बना सकते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रही होती है। ठीक है, तो ये 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं किसके? सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी के 3 चीजें। अच्छा, ये किसने दी थी? शेल्डन, शॉन और विर्चू ने। ये तीनों जो है जर्मन थे। और जो शिल्डन थे वो बॉटनिस्ट थे, और शॉन जो थे वो थे जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है ना ये थ्योरी दी थी। अच्छा, उसके बाद जो है सेल के 2 टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब वो ऐसा सिंपल सेल होता है, यानी कि जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब कॉम्प्लेक्स सेल, यानी कि उसमें काफी चीजें हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि वो एक ऐसे बड़ा सेल बना हुआ है, और उसके अंदर जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसकी कोई अलग से बाउंड्री नहीं है, ये वाली बाउंड्री नहीं है, वो बस ऐसे ही सेल बना हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, दूसरे जो सारी चीजें वो ऐसे बिखरी पड़ी हैं, यानी कि कोई भी एक डिस्टिंक्टिव अंदर यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्टिव बाउंड्री नहीं। लेकिन आपने पिछली जो है ना स्लाइड्स में देखा, जैसे ये है, तो यहाँ पर एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उन हर एक जो उसका ऑर्गेनेल है अंदर जो है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इनकी अलग से एक बाउंड्री बनी हुई है कि ये पूरा जैसे ये सेल है, इस सेल का ये जो येलोइश है, या यहाँ पे जो येलोइश है, ये इसका वो है साइटोप्लाज्म है, जहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाहर यानी कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड है ये छोटी छोटी चीजें, इनका अपना एक बाउंड्री डिफाइन है, उनकी अपनी बाउंड्री है, उसके साथ उनकी मेम्ब्रेन है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। ठीक है, वो बस ऐसे एक खाली सेल है और हर चीज उसके अंदर ऐसे पड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और वो ये स्मॉल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो लार्ज होते हैं, उनकी यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की एक अपनी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं, वो बस ऐसे सारे के सारे विदाउट बाउंड्री होता है, लेकिन यहाँ पर वो सारे बाउंड्री के साथ होते हैं। यहाँ पर जो डीएनए है वो सिंगल होता है और सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल होते हैं और लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। मल्टीपल क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर अलग से डीएनए होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए अलग से होता है। इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, आर्किया, और यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई वगैरह। उसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में लार्जर होते हैं और प्रोकैरियोटिक में वो स्मॉलर होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। अब प्लांट और एनिमल सेल के बीच में भी डिफरेंस आप देख लें। प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का जो सेल है वो रिजिड होता है, रिजिड। ठीक है, उसका प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप होता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, और उसकी वजह से उसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है। तो यहाँ पे देखो ये सारे एमसीक्यूज आप इससे निकाल सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो कि जो प्लांट सेल है वो क्यों रिजिड है, बिकॉज उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है, और सेल्यूलोज क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। और सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल टोटल परमिएबल होती है, यानी कि उसमें बैरियर नहीं होता, उससे हर चीज आ जा सकती है, लेकिन उसका काम क्या होता है, रिजिडिटी देना, सपोर्ट देना और फिक्स्ड बनाना। अच्छा, उसके अलावा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। और प्लास्टिड आपके 3 कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन, जो ग्रीन कलर देता है ना वो क्लोरोप्लास्ट देता है, और क्रोमोप्लास्ट मतलब नॉन ग्रीन, दूसरा कलर जो ग्रीन के अलावा हो। जैसे आपने कैरेट देखी है, ठीक है, कैरेट देखी है, तो कैरेट तो लाल होती है, ठीक है, ऑरेंज है, तो ऐसे डिफरेंट कलर वाली जो चीजें हैं उसमें कलर तो है ना, वो बगैर कलर को तो नहीं है, तो उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। और लास्ट ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें कोई कलर नहीं होता, यूजुअली व्हाइट होते हैं, तो उनमें ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये 3 प्लास्टिड होती हैं, और यहाँ पे साइट होती है ये फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद सेप वैक्यूल्स, सेप वैक्यूल्स, सेप वैक्यूल्स ये कहाँ पर होते हैं, ये बड़े लार्ज अमाउंट में, यानी कि बिग साइज में जो है ये आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में ये बिल्कुल छोटे होते हैं, यहाँ यूजुअली एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, और ये एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल डिवीजन के टाइम काम कर रहे होते हैं। लाइसोसोम्स, मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, ये सुसाइडल वो बैग्स होते हैं जो अटैक करते हैं लास्ट में। स्टार्च, ये एज अ फूड जो है ना, स्टार्च होता है यहाँ पे, और जो स्टोर करता है फूड एनिमल वो ग्लाइकोजन में करता है। ठीक है,
अब इनको दोबारा यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि अगर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आए, इस पे कितने भी क्वेश्चन कर ले तो हो, क्योंकि ये मेन जो टॉपिक है ना वो सेल ही है, उसके बाद दूसरे कम ही वो सिंपल है। तो सेल को आपने अच्छे से समझ लिया, यानी कि फिर आपके लिए वो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो सेल वॉल ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होता है। देखो ये भी एमसीक्यू है ना कि सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, और ये बैक्टीरिया फंगस में इनों में भी होता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सेल्यूलोज, प्लांट्स में सेल्यूलोज का बना होता है, फंगाई में किटिन का बना होता है, और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, रिजिडिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, और ये फुली परमिएबल होता है। फुली परमिएबल मतलब एवरीथिंग जो है ना इससे गुजर सकती है। ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद दूसरी है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसका काम क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड यानी कि ये उस चीजों को अंदर देने जो है ना ले आ जाने देता है जो रिक्वायर्ड है, और बाकी जो हार्मफुल है उनको बाहर ही रहने देता है, उनको अंदर अलाउ नहीं करता। अच्छा, ये प्लांट सेल में क्या है, ये सेल वॉल के अंदर होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती, तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है यही होता है। तो ये क्वेश्चन वो ट्रिकी बना सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट क्या चीज होती है। तो उधर सेल वॉल है प्लांट सेल में, और इधर जो है ना सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी याद करना है। उसके अलावा ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि कुछ चीजों को अलाउ करती है, हर चीज को अलाउ नहीं करती, ठीक है। और ये एनिमल सेल में जो है ना शेप को भी मेंटेन करती है, और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रही होती है। इसमें अंदर प्रोसेसेस कौन से हो रहे होते हैं, एक डिफ्यूजन का हो रहा होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, यानी कि अगर अंदर लो कंसंट्रेशन है तो बाहर से अंदर चीजें जाएंगी, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर आएंगे। उसके बाद ऑस्मोसिस हो रहा होता है, ऑस्मोसिस मतलब वाटर का फ्लो, यानी कि हाई से लो की तरफ। और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है ये पैसिव होते हैं, यानी कि इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा होता है। तो उसके लिए यानी कि अगर आप एक स्टेयर से ऊपर से कोई चीज नीचे छोड़ दो तो वो खुद ब खुद आ जाएगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो वो आपने उसमें एनर्जी खर्च करनी होगी ना, तो इसलिए इसको अगेंस्ट द ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को ले जाना। तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी एटीपी फॉर्म में होती है, एटीपी, ठीक है। इसको कहते हैं करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो सेल एनर्जी यूज कर रहा होता है वो एटीपी फॉर्म में कर रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेल का ऑर्गेनेल है वो न्यूक्लियस है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक। इसका न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, और इसको न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलाइसिस होता है जो कि राइबोसोम्स को बना रहा होता है। इसके अंदर क्रोमेटिन्स भी होते हैं जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं, यानी कि क्रोमेटिन्स पहले नजर नहीं आ रहे होते, क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाते हैं। क्रोमेटिन जो है ना कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है हर एक्टिविटीज को, जो सेल के अंदर सब कुछ चीजें चल रही हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जो सारा कुछ ऐसे स्प्रेड हुआ होता है। इसमें सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं, सारी चीजें स्प्रेड आउट होती हैं इसमें, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और सारे के सारे ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर ही पड़े हुए होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका दूसरा नाम पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि ये किचन है, यहाँ पर सेल का फूड जो है वो बन रहा होता है, या एनर्जी यहाँ पे बन रही होती है। इसकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको एटीपी कहते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और कैसे हो रही होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक अलग से टॉपिक है, वो मैं आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन रेस्पिरेशन सिंपल ये है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। ऑक्सीजन और दूसरे जो हमारे ऑर्गेनेल्स काम कर रहे होते हैं साथ में, तो वहां पर जो है ना रेस्पिरेशन होते हैं। रेस्पिरेशन के दो होते हैं, एक आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसका निकनेम जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का निकनेम जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और मोर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, और इसको किचन या फैक्ट्री कहा जाता है। इसके तीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट के साथ होता है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर, ग्रीन के अलावा दूसरा कलर जैसे येलो है, रेड है, ऑरेंज है, और उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन्स को वगैरह। उसके अलावा
जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको ईआर कहते हैं, इसको कहा जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है और यहाँ पर फैक्ट्री भी काम हो रहा होता है। बेसिकली ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। इसमें एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ का काम क्या होता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा होता है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है, यानी कि जो गोल्जी अपैरेटस है वो चीजों को पैकेज कर रही होती है और ये उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और उसके अलावा स्मूथ जो रेटिकुलम है वो उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते और वो लिपिड्स को जो है सिंथेसाइज कर रहा होता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। तो ये दो जो है ना ईआर होते हैं। स्मूथ आपका लिपिड्स, यानी कि जैसे लिपिड्स खुद स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होते हैं, तो वो स्मूथ जो है ना रेटिकुलम कर रहा होता है या ईआर कर रहा होता है, और जो रफ है वो प्रोटीन्स को कर रहा होता है। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस है, तो ये पोस्ट ऑफिस जिसमें मैंने बताया कि ये क्या करता है, दूसरों से वो चीजें उठा के उसको पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है, इस तरह से बनाता है कि उनको दूसरी जगहों पे यूज किया जाए और ये उनको भेज रहा होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं, यानी कि फैक्ट्री के समझो वर्कर्स होते हैं। ये आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन्स के, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और जो आपका रफ ईआर है उसके साथ ये होते हैं। और ये वो चीज है जो कॉमन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्योंकि इसकी खुद मेम्ब्रेन है नहीं, तो उधर और इधर कोई फर्क नहीं है। लाइसोसोम मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ये सुसाइडल बैग्स होते हैं। इनके साथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये डाइजेस्ट करे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, या वो ऑर्गेनेल्स जो खराब हो गए तो ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। और अगर सेल डैमेज हो गया है या वो काम करने के लायक नहीं है तो ये सुसाइडल बैग जो है ना वो धमाका करते हैं और खुद जो है ना सेल तबाह हो जाता है। इसको ऑटोलाइसिस बोलते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। उनका काम होता है वाटर, शुगर, आयंस इनको जो है ना स्टोर करना। और उसके अलावा जो एनिमल सेल है उसमें ये छोटे छोटे होते हैं। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है कि जो नेटवर्क है फाइबर्स का या माइक्रोट्यूबल्स का, ये प्रोवाइड करते हैं शेप, सपोर्ट और सेल की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो बाहर का ढांचा है इसका सेल का, इसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इनको हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है और इसमें हमने देखा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, वो जरूरी नहीं है कि हम उसको दोबारा करें। अच्छा, जब ये हमने सेल को डिस्कस कर लिया अच्छे से, अब दूसरा सेल का जिक्र आएगा जब हम ऑर्गन सिस्टम्स कर रहे होंगे, क्योंकि उधर डिफरेंट सेल हमें मिलेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी में हमें डिफरेंट मिलेंगे, उसके अलावा अब नर्वस जो सिस्टम है उधर डिफरेंट सेल्स मिलेंगे। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं तो उनका स्ट्रक्चर, वो काम सारी वो डिफरेंट है, तो वो उधर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल होता है। जब सेल्स आपस में मिलते हैं, सिमिलर काम करते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद टिश्यूज जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। तो ऑर्गन क्या है, एक वर्किंग यूनिट है बेसिकली टिश्यूज का, जो कि कोई काम कर रहा है। जैसे कि आपके हार्ट है या दूसरे टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं। अब ये जब ऑर्गन्स मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स उसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं और वो साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब ये ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स बनाते हैं, जैसे हम इंसान हैं। अब टिश्यूज की बात करें तो प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनमें सबसे पहले ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, इसकी आगे जो है ना डिस्कशन है। तो जाइलम का काम होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है प्लांट के अंदर, और फ्लोएम क्या कर रहा होता है, फूड को। अच्छा, इसके साथ वाटर के साथ मिनरल्स और आयंस ये भी जा रहे होते हैं ऊपर। अच्छा, जाइलम जो है ये अंदर से हालो होता है, खाली होता है, और ये जाइलम जो है ये वन यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। लेकिन फ्लोएम जो है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। अब इसके प्लांट के टिश्यूज कौन से होते हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये डिवाइड हो रहे होते हैं एक्टिवली, और इनके तीन होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये जो एपिकल होते हैं ये लेंथ को इंक्रीज करे, डिवाइड हो रहे हैं ना तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। लेटरल जो है वो विड्थ को, गिर्थ को, एक जो ट्रंक होता है, जो टहनी होती है, उसको जो है ना उसकी साइज को ऐसे मोटा बनाने में काम आते हैं। और जहाँ पे वो नोड्स बन रहे होते हैं ना, जैसे एक प्लांट के अंदर जो एक अलग से टहनी निकल रही होती है तो वहां पर नोड बन रहा होता है, तो वो इंटरकैलरी काम कर रहे होते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं हो रही होती, जो पैरासिमेटिक थे उधर डिवीजन हो रही थी, यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। इनके भी तीन टाइप्स हैं, एक स्टोरेज का, एक सपोर्ट का, एक स्ट्रेंथ का। उसके बाद तीसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मैंने बताया कि वो वाटर और मिनरल्स आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, अंदर से हालो होते हैं। और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और उनमें क्या होता है कि वो ऊपर भी जा रहे होते हैं, नीचे भी। इनमें देख सकते हो कि ये
जो है ना शीव्स बनी हुई है, यानी कि वो छानी लगी होती है, तो ये इनको रोकने में भी काम आती है और इसको फूड को स्टोर करने में भी। उसके अलावा एनिमल टिश्यू देखो तो एपिथेल होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो सरफेस को कवर करते हैं। दूसरे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव जैसे बोन है, ब्लड है, कार्टिलेजेस है, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और तीसरे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे जो मूवमेंट में काम करते हैं, जैसे स्केलेटल हो गए, स्मूथ हो गए, कार्डिक हो गए। और चौथे जो होते हैं नर्वस आपके टिश्यूज होते हैं जैसे न्यूरॉन, सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह। प्लांट के टिश्यूज को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर फ्लोएम को डिस्कस करना मैं चाहूंगा। फ्लोएम में देखो ये सीव ट्यूब्स होते हैं जैसे ऊपर मैंने दिखाया आपको, और इनमें दूसरे कंपेनियन सेल्स होते हैं, इन ट्यूब्स के साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं और वो क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव होते हैं और उनका अपना न्यूक्लियस होता है, वो सीव को कंट्रोल करने में काम आते हैं। और उसके अलावा फ्लोएम पैरेंकिया होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये सपोर्ट और फूड को स्टोर करने में काम आते हैं। इनकी डायरेक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर भी जा रहे होते हैं, नीचे भी जा रहे होते हैं। एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो कवर करते हैं बॉडी सरफेस को, और उसके अलावा ये टाइटली पैक्ड टुगेदर होते हैं, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके एपिथेलियल सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती, और वन सरफेस फ्री एपिकल होते हैं, अदर अटैच्ड टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि वो बाइंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दे आर लूजली स्पेस सेल्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि उनके फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेज होते हैं, और मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अच्छा ये उसके कुछ वो है कनेक्टिव टिश्यूज के कुछ टाइप्स हैं, जैसे एडिपोज हो गया, बोन, कार्टिलेजेस, ब्लड हो गया। ब्लड भी देखो ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड आप जो है ना वो नहीं कहेंगे कोई सेल है, ये ब्लड एक टिश्यू है। अच्छा उसके अलावा टेंडन है, लिगामेंट है। टेंडन क्या करते हैं, ये मसल को बोन के साथ अटैच कर रहे होते हैं। लिगामेंट का क्या काम होता है, बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे होते हैं। उसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर यानी कि वो मूवमेंट में आपको काम आते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स उनमें होते हैं और उनका काम होता है मूवमेंट करवाना, इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री। अब उसके अलावा नर्वस टिश्यूज आपके जैसे न्यूरॉन्स बने होते हैं, उनमें जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, जैसे वो बॉडी ऑर्गन सिस्टम से उधर, तो उसमें मैं इसको सारे को जो ना डिस्कस करूंगा कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें डेंड्राइट्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स क्या होते हैं, सेल बॉडी, एक्सोन, साइटोन, सोमैटिक बॉडी, ये सब कुछ उधर मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा इसमें वन लाइनर वो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आप नोट्स को जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहां से इनको लेते हैं तो आपको ये रिवीजन में काम आते हैं कि सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने की, लिविंग सेल जो है ना वो उसने किया, ल्यू वैन हॉक ने किया, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, सेल थ्योरी शिल्डन, शॉन, विर्चू ने दी, और ऑमनिस सेलुला, ई सेलुला, ये विर्चू ने कहा कि ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट होता है, सुसाइडल बेग्स लाइसोसोम्स होते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है, स्केलेटन ऑफ सेल जो है वो साइटोस्केलेटन होता है, प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, पैकेजिंग या पोस्ट ऑफिस आपकी गोल्गी अपैरेटस होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल जो है वो ईआर होता है, और एनर्जी करेंसी आपकी एटीपी होती है। और ये उसी तरीके से बाकी सारी चीजें जो है ना वन लाइनर आपके पास हैं, आप इसको देख लें। अब यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया वो सारा का सारा सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और ये जो सारे पॉइंट्स है ना ये आपको रिवीजन में हेल्प आउट करेंगे। आप अगर इनको एक दफा देख लोगे तो आपका समझो सेल वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उस पर 2 क्वेश्चन दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, वो आपके पक्के हैं। इसमें से 12 क्वेश्चन में समझो कि 3 से 4, 5 तक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के हैं। अब सेल साइकिल, अब सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि होते हैं किसको, फ्रॉम सेल डिवीजन से सेल डिप्लीकेशन तक, ये पूरे प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। अब ये क्यों होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। जैसे बंदा ग्रो करता है या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है तो वो उसको ज्यादा सेल्स चाहिए होते हैं, तो डिवीजन इज इंपॉर्टेंट या सेल साइकिल इज इंपॉर्टेंट। रिपेयर, अगर कहीं पे डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट या रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस और मियोसिस से जो है ना, तो ये सारा हमें इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन हो, सेल साइकिल हो, वरना चीजें पॉसिबल नहीं है। अब ये एक पूरा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इसको बोलते हैं माइटोसिस। अच्छा सेल डिवीजन के 2 प्रोसेसेस होते हैं या 2 टाइप्स होते हैं, एक माइटोसिस दूसरा मियोसिस। माइटोसिस का काम होता है कि वो एक सेल को 2 डॉटर सेल में और वो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा होता है, माइटोसिस। जबकि मियोसिस जो होता है वो 4 सेल्स में डिवाइड कर रहा होता है और वो डिफरेंट होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पर। माइटोसिस जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम कर रहा होता है और उसके अलावा वैसे भी ये जो है काम कर रहा होता है। इसमें देखो 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ये यहां से लेकर यहां तक इंटरफेज है, फिर ये वाला जो है आपका एम फेज है। अब जो इंटरफेज है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, एक G1, S1 और G2, और फिर जो एम फेज होते हैं उसके 4 फेजेस होते हैं और 5वां उसका साइटोकाइनेसिस होता है। यानी कि बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, क्रियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्रियोकाइनेसिस के फिर 4 जो है स्टेप्स होते हैं। तो ये पूरा आपका
प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन या माइटोसिस। और दूसरा यही प्रोसेस 2 दफा हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मियोसिस, यानी कि वो 4 डिफरेंट सेल बनते हैं और यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सेल बन रहे होते हैं, डॉटर सेल बन रहे होते हैं। अब इंटरफेज जो है ये वाला, ये क्या होता है, वो फेज होता है जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। यानी कि मान लो यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हुई और यहाँ तक डिवीजन खत्म हुई, तो यहाँ पर 2 हमारे पास डॉटर सेल्स मिल गए, ठीक है। अब ये 2 डॉटर सेल, ये अलग से, ये अलग से, ये यहाँ से ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इंटरफेस, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रिपरेशन हो रही होती है डिवीजन की। तो उसमें सबसे पहले जीवन होता है, जीवन में यानी कि वो जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें उसको सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद एस फेज आता है, यानी कि जब न्यूक्लियस में सारी चीजें रिक्वायर्ड जो थी, जरूरी थी, वो पूरी हो गई, तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन किया जाता है, यानी कि जैसे कि दूसरा न्यूक्लियस बन सके। तो जब दूसरा न्यूक्लियस बनाने के लिए डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है, तो फिर नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 में क्या होता है कि अब न्यूक्लियस का काम तो हो गया, तो अब समझो कि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो अब दूसरी चीजें भी तो बने ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ER, लाइसोसोम्स, यानी कि दूसरे साइटोप्लाज्म, जो सारी चीजें होती हैं उसको भी तो हमने क्या करना है, बनाना है, तो वो G2 फेज में बनते हैं। अब G1, S और G2 ये जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो यानी कि अब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी है, तो फिर डिवीजन स्टार्ट होती है और उसको हम M फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज या M फेज। तो ये मियोसिस में भी होता है और माइटोसिस में भी होता है। माइटोसिस में ये 2 आइडेंटिकल सेल बनते हैं, डॉटर सेल, और मियोसिस में 4 डिफरेंट बन रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज में जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाती है, और जो उसके अंदर क्रोमेटिन्स थे वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये देखो यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं पोल्स की तरफ। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स बन रहे थे ये पूरे एक अलाइन हो जाते हैं बीच में, और ये जो सेंट्रियोल्स पोल्स पे आ गए थे, इनसे स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं और इनको जो क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ जकड़ जाते हैं। अब देखो जो क्रोमोसोम्स हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स बने होते हैं। ये उनकी बीच में पॉइंट होती है जहां पे वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, इसको सेंट्रोमेयर्स कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर्स। और ये जो है ये क्रोमोटिड्स होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स की एक बाजू, ठीक है। दूसरी ये होती है, और ये आइडेंटिकल होती है माइटोसिस में, और उसमें जो है मियोसिस में ये डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हो रही होती है और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर हो रही होती है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के जो सेल्स हैं वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। अब जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं एक तरफ से यहाँ से पकड़ती हैं, दूसरी तरफ से यहाँ से पकड़ती हैं, और फिर इनको खींचना स्टार्ट करती हैं वो एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज में वो खींच के चली जाती हैं। फिर टीलोफेज आता है। टीलोफेज में क्या होता है कि यहाँ पर 2 अलग अलग से न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है या दूसरी जो बॉडी है वो तो एक ही है, लेकिन 2 उसके अंदर न्यूक्लियस आ गए हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर बने थे वो क्रोमोसोम्स डिसअपियर हो जाते हैं और फिर से न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद टीलोफेज के बाद, इस टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसका टूटना, उसका अलग अलग होना। तो फिर इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये अलग से सेल, ये अलग से सेल, तो 2 डिफरेंट हमारे पास सेल बन जाते हैं, डॉटर सेल्स। तो इसको हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। ये सारे के सारे जो फेजेस हैं वो आपको उधर मिलेंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं? देखो, इंटरफेज जो है ये आपका लॉन्गेस्ट, यानी कि 90 to 95% आप जो सेल साइकिल का टाइम होता है वो इंटरफेज में होता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैंने नहीं बताया आपको, वो ये है G0 फेज। ये तब होता है जब सेल अब डिवीजन के लायक नहीं रहा, यानी कि वो अब ये G1, S या G2 नहीं कर पा रहा, तो वो G0 में चला जाता है और वो फिर दोबारा ये नहीं कर पाता। अच्छा, उसके अलावा देखो तो ये इंटरफेस, ये आपका लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, और इसको आप रेस्ट पीरियड नहीं कहोगे। इसको अगर आपसे वो क्वेश्चन कराए कि क्या ये रेस्ट है, तो ये रेस्ट फेज बिल्कुल नहीं है। जो सेल होता है वो 24/7 काम कर रहा होता है, ये बिल्कुल भी रुकता नहीं है। जीवन मैंने बताया, इसमें जो है वो जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें वो बन रही होती हैं, फिर एस फेज आता है, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें बनी है डीएनए वो रेप्लिकेट हो रहा होता है, और फिर G2 में दूसरी चीजें बन रही होती हैं। G0 फेज वो होता है जो सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो वही होता है। और दूसरा ये है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रह सकते हैं, बट वो डिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी एक फेज पूरा होता है तो सेल जो है ना वो चेक करता है, उसको हम चेक पॉइंट बोलते हैं। वो देखता है कि क्या मैं बड़ा हो गया हूँ, अगर एनवायरनमेंट अलाउ करता है तो मैं डीएनए मेरा डैमेज है, ये सब कुछ सारी है, तो मैं दूसरे फेज की तरफ जा रहा होता हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो फिर कहता है कि मैं नहीं जाता, ठीक है। अच्छा,
ये सारी चीजें हो गई, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये प्रोफेज मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये सेंट्रोल्स जो हैं वो पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर ये मैंने आपको बताया प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है। ठीक है, और ये चेक पॉइंट्स, ये जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, वो टाइम है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। और इसके बाद में जो है, जो अलग अलग से दो सेल बन रहे हैं, यहाँ तक देखो सेल एक ही है, उसके अंदर चाहे न्यूक्लियर दो बन गए लेकिन सेल एक ही है। उसके बाद दो अलग अलग से सेल बन गए, तो इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी कि अब जो सेल की बॉडी है उसकी डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियर की नहीं। न्यूक्लियर की जो हो रही थी वो कैरियोकाइनेसिस थी, कैरियोकाइनेसिस। और जो अब बॉडी की हो रही है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरे सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और यहाँ से आपको ये मैं डिटेल में समझाता जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको तकरीबन दोनों समझा दिया। अच्छा, ये देखो, ये पॉइंट मैंने आपको बताया, सेंट्रोमर्स, ये सब कुछ यहाँ पर है। और उसके अलावा ये बात, जो मियोसिस है वो आपका कब हो रहा होता है? मियोसिस हो रहा होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और वहां पे आइडेंटिकल सेल नहीं बनते, वहां पर हैप्लॉइड्स बनते हैं, 4 सेल होते हैं, 4 डॉटर सेल होते हैं। और उसके अलावा ये होता है कि उसमें जो है आपके रिप्रोडक्शन की वजह से, क्रॉस ओवर होने की वजह से क्या हो रहा होता है कि जो सेल की डीएनए है वो डिफरेंट चेंज हो जाता है, यानी कि जो पहले था वो नहीं रहता, वो अलग हो जाता है। और उसके अलावा वहां से वेरिएशंस आती, जेनेटिक वेरिएशंस भी आ रही होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको तकरीबन सारी चीजें पता चल गई कि सेल होता क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट में, एनिमल में कैसे होते हैं, और फिर सेल के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, और सेल साइकिल क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या है, उसमें क्या हो रहा होता है, कितना हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। आप इस नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अलैकुम।